हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंह आटिया और आज हम आपका जो चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर है। आपको सचमुच में गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर जो है पढ़ के समझ के डेफिनेटली बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। और वो आपको बचपन में सुनाई जाने वाली स्टोरी कौन सी, न्यूटन साहब वाली, कि न्यूटन के सर पे पड़ा था एक आम या फिर सेब, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। लेकिन पेड़ से सेब गिरा था। अब सेब गिरते ही जब न्यूटन साहब को चोट लगी तो उन्होंने कहा कि मुझे चोट क्यों लगी, ये सेब जो है नीचे क्यों आया, ये ऊपर नहीं जा सकता था क्या, ठीक है। तब बेचारा सेब बोलता कि मैं क्या करूं, मुझे धरती खींच रही है, ठीक है। सेब ने क्या बोला कि मैं क्या करूं, मुझे तो ये धरती खींच रही है, धरती माँ जो है मुझे तो अपने पास बुला रही है, ठीक है। अब फिर न्यूटन साहब के दिमाग में ऐसा आया कि ये ऐसी क्या चीज़ है जो सेब को धरती की तरफ खींच रही है। धरती में ऐसा क्या है कि वो इतनी दूर से सेब को पकड़ के नहीं ला रही, दूर से ही सेब को खींच रही है, ठीक है। जब इसके बारे में उन्होंने स्टडी की तब उन्होंने बताया कि पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, जिसकी वजह से जब आप ऊपर जंप करोगे तो कहाँ गिरोगे, वापस धरती पर नहीं गिरोगे, है ना। तो यही था हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात, न्यूटन साहब की कहानी तो मैंने सुना दी, किस तरह से जो है सेब का पेड़ था, न्यूटन साहब नीचे बैठे हुए थे, ठीक है। उनके ऊपर आकर के गिरा एक सेब, ठीक है, एक सेब आकर के गिरा। अब जब इनको चोट लगी, चोट नहीं लगती तो ये नहीं सोचते, चोट लगी तो इन्होंने सोचा कि सेब नीचे ही क्यों आया। तब उन्होंने सोचा कि शायद ऐसी कोई चीज़ है अर्थ के अंदर जिसकी वजह से वो सभी चीज़ों को अपने पास खींचती है। न्यूटन साहब ने जंप किया तो वो ऊपर उड़े नहीं, वापस नीचे आ गए। उन्होंने गुब्बारा उछाला, गुब्बारा नीचे आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जो कि पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी पावर है जिसकी वजह से वो सभी चीज़ों को अपने पास जो है खींचती है। उसको हम बोलते हैं कि पृथ्वी के पास क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। फिर जब न्यूटन साहब ने चांद के बारे में सोचा, सूर्य के बारे में सोचा और सारे के सारे ग्रहों के बारे में सोचा, तब उन्होंने पाया कि सभी ग्रहों के पास जितनी भी चीज़ें हैं, इनफैक्ट प्रकृति के अंदर जो भी वस्तु है, आप, मैं, टेबल, कुर्सी, सब कुछ, सारों की सारी जो वस्तु है, उन सब के पास एक गुरुत्वाकर्षण बल नाम की चीज़ होती है, जिससे वो दूसरी वस्तुओं को अपने पास खींचते हैं, ठीक है। सो अब हम उसी स्टोरी को अच्छे से एक एक करके बहुत ही डीप से समझेंगे, ठीक है। एक एक करके सारी की सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। अब बचपन में एक शरारत तो आप सबने की होगी, कौन सी, हम क्या करते थे बचपन में कि ये है हम, ठीक है, ये है हम क्या करते थे, एक हाथ में एक रस्सी लेते थे और उस रस्सी के दूसरी तरफ एक कंकर बांध दिया करते थे। रस्सी के दूसरी तरफ एक क्या बांध दिया, पत्थर बांध दिया, और फिर उस पत्थर को यूं घुमाया करते थे, है ना। उस पत्थर को यूं घुमाया करते थे। जब यूं घुमाते थे तो ये पत्थर पहले तो कैसे घूमता था, ऐसे ऐसे अपने सर के ऊपर घूमता था, है ना, हाथ ऊपर करके यूं घुमाते थे तो ये पहले तो ऐसे ऐसे घूमता था, पहले तो ऐसे ऐसे घूमता था। लेकिन बाई चांस कभी ये रस्सी खुल जाती तो ये पत्थर के ऐसे घूमता नहीं, जैसे ही हम इसको घुमाते तो ये पत्थर यूं सीधे चला जाता, ये पत्थर यूं सीधे चला जाता। जब ये घटना देखते हैं तो दिमाग में कुछ क्वेश्चंस उठ जाते हैं। कौन से क्वेश्चंस, कि ऐसा क्या था कि रस्सी पर बंधे हुए तो ये गोल गोल घूम रहा था और जैसी रस्सी से खुला ये सीधा चला गया, ठीक है। कि पहले तो ये रस्सी से गोल गोल घूम रहा था, वृत्तीय कक्षा में घूम रहा था, वृत्तीय, वृत्त का मतलब गोल, ठीक है, यानी कि वृत्त जो था उसके आकार में वो घूम रहा था, ठीक है। और जैसे ही ये रस्सी से खुला, जैसे ही इसको स्वतंत्र किया, रस्सी से खुल गया, वैसे ही वो सीधा चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें समझ में आती है कि जब भी कोई वस्तु वृत्तीय पथ में गति करती है, कौन से पथ में, वृत्तीय पथ में, जिसको वृत्तीय गति भी कहते हो, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही थी, यानी कि जब ये कंकड़ गोल गोल घूम रहा था, इस चक्र में चक्कर लगा रहा था, तो वहाँ पे क्या था, ये रस्सी इसको लगातार बांधे हुए थी, यानी रस्सी इसको लगातार अंदर की तरफ खींच रही थी। जब यहाँ पर था तो रस्सी ने इसको अंदर की तरफ खींचा, ये सीधा जाने वाला था, अंदर खींच लिया तो इधर चला गया। यहाँ पर था, सीधा जाने वाला था, रस्सी ने इधर खींच लिया, यानी कि इधर चला गया। यहाँ पर जब ये यहाँ पर था तो सीधा जाने वाला था, लेकिन रस्सी ने इसको अंदर की साइड खींच लिया तो इसलिए ये इधर आ गया। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जब कोई वस्तु
वृत्तीय पथ में गति कर रही है तो केंद्र की तरफ उसे रस्सी हो चाहे कोई भी चीज़ हो, जब कोई रस्सी हो या कोई भी चीज़ हो वो उसे लगातार अंदर की तरफ खींचती रहती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही रस्सी खुली, जैसे ही अंदर की तरफ खींचना बंद हुआ, वस्तु सीधी चली जाएगी। ये चीज़ समझ में आई? यानी कि हर एक कोई वस्तु जो वृत्तीय कक्षा में या आप ये कह सकते हैं वृत्तीय पथ में एक समान चाल से गति करती है तो इस पिंड पर केंद्र की ओर एक बल लगता है और वो बल जो है उसका नाम क्या है? वो बल कहता है कि जी बहुत घूम लिया इधर उधर, अभी कहाँ आ जाओ, अभी आ जाओ केंद्र की तरफ। तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है? अभी केंद्रीय बल। क्या बोला जाता है? अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। तो एक बल अवश्य होता है जो उसको अंदर की तरफ खींचता है, ठीक है। अगर जैसे रस्सी थी तो रस्सी के माध्यम से वो अभिकेंद्रीय बल लग रहा था, ठीक है। अगर ये अभिकेंद्रीय बल ना लगे तो वस्तु सीधी चली जाएगी। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। और इसी अभिकेंद्रीय बल की जब अवधारणा सामने आई तभी न्यूटन साहब को दो चीज़ें पता चली। दो चीज़ें, वो कौन सी चीज़ें थी? कि पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा रही है, नहीं, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। और सूर्य के चारों तरफ सौर तंत्र, सौर परिवार के बारे में आपने सुना है। तो सौर तंत्र में क्या होता है? बीच में सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ सौर परिवार के सभी ग्रह, मंगल बुध बृहस्पति है ना, पृथ्वी, तो ये सारे के सारे जो है शनि शुक्र सभी जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लीजिए बीच में क्या है? सूर्य। बीच में क्या है? सूर्य, ठीक है। बीच में क्या है? सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ मान लीजिए कि एक और ग्रह है जो चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब ये ग्रह सीधा चला जाता, ये ग्रह सीधा चला जाता अगर ये जो सूरज है ये इसको बांध के नहीं रखता तो, ठीक है। इसका मतलब कि ये जब इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब सूर्य इसको बांधे हुए है। और बांधे किस से हुए हैं? जब भी बांधा जाता है तो ये फोर्स क्या कहलाता है? ये फोर्स कहलाता है अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल, जो केंद्र की तरफ लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो अभिकेंद्रीय बल है वो किस वजह से है? वो है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय बल यानी कि ऐसा बल, अभिकेंद्रीय बल कोई स्पेशल टाइप का बल नहीं है, ये अलग अलग प्रकार का बल है जो कि वृत्तीय कक्षा में चल रही वस्तु को केंद्र की तरफ खींचता है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा बल है जो अभिकेंद्रीय बल का काम कर रहा है? तो वो है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि जैसे पृथ्वी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है वैसे सूर्य भी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। अब अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये कहाँ जा रही है? बाहर, बाहर जा रही है, सूर्य इसको खींच लेते हैं। ये कहाँ जा रही है? बाहर, ये सूर्य इसको खींच लेता है। तो ये जब एक स्पीड से जा रही है, ये जब स्पीड से जा रही है तो ये सीधी चली जानी चाहिए, लेकिन सूर्य इसको खींच रहा है। इस वजह से ये अपनी फिक्स कक्षा में चक्कर लगा रही है, ना तो अंदर आ पा रही है ना बाहर। क्यों? क्योंकि अंदर इसको ये बाहर वाला इसकी गति के कारण जो बल लग रहा है, जो बाहर लग रहा है, इसको अपकेंद्रीय बल बोलते हैं, यानी केंद्र से अप, केंद्र से बाहर फेंकने वाला, ठीक है। वो तो लगता ही है, जब वस्तु गतिमान होती है तो बाहर की तरफ उस पर एक बल लगता है, ठीक है। सीधी चलना चाहती है, वो सीधी चलना चाहते हैं तो इधर तो एक बल लगता ही है, ठीक है। वो इसको अंदर नहीं आने देता और सूर्य का बल इसको बाहर नहीं जाने देता, जिसकी वजह से ये यहीं चक्कर लगाती रहती है। तो अब समझ में आया न्यूटन साहब को कि क्यों जो ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, क्योंकि वो सीधे चले जाना चाहते हैं लेकिन सूर्य उनको खींचता चला जाता है, खींचता चला जाता है तो वो जो है चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि खूंटे से किसी बैल को बांध लिया जाता है, बीच में खूंटा है, चारों तरफ बैल जो है चल तो बहुत रहे लेकिन उस खूंटे के चारों तरफ ही घूम रहे। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ठीक है। और इसी से उनको ये पता चला कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा क्यों चक्कर लगाता है, क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा के साथ भी ऐसा ही कुछ करे हुए। चंद्रमा भाग जाना चाहता है, पृथ्वी उसको खींच लेती है, चंद्रमा भाग जाना चाहता है, पृथ्वी उसको खींच लेती है। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। सो यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल को समझ ले तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली है, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, कैसे है और इसके अंदर क्या कुछ होता है, ठीक है। अब तक हम केवल ये समझते थे कि केवल जो पृथ्वी है वही गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, लेकिन आज हमें ये समझ आया कि प्रकृति के अंदर जो भी द्रव्यमान लिए हुए है, जो भी वस्तु द्रव्यमान लिए हुए है, चाहे वो कोई एक कण हो, चाहे वो एक
कोई बड़ा पिंड हो, सभी के पास जो है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यानी कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी तरफ आकर्षित करता है और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब देखिएगा नोट्स आपको पीडीएफ में मिलने वाले हैं ना, उसको अच्छे से आप नोट कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, तो देखिएगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए। कौन सा नियम? सार्वत्रिक नियम, यानी कि जो सभी के लिए है, ठीक है, जो यूनिवर्सल है, ठीक है, सभी के लिए। तो सिंपल सा नियम है। क्या नियम है? ये कहता है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को एक निश्चित बल से आकर्षित करता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है कि कोई भी कण है वो किसी दूसरे कण को एक निश्चित बल से आकर्षित करता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये कण है जिसका द्रव्यमान क्या है, m1। मान लीजिए दूसरा कण है जिसका द्रव्यमान कितना है, m2। ठीक है, इनके बीच में दूरी कितनी है, मान लीजिए r दूरी है। ठीक है, आप इसको r भी कह सकते हो, आपकी बुक में इसको d लिखा हुआ है। ठीक है, सो आप इसको d लिख लीजिए, वो तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो d फॉर डिस्टेंस, इसलिए हमने d ले लिया। ठीक है, कि m1 और m2, ठीक है, दो क्या है, दो वस्तुएं, दो कण है। ठीक है, उनके केंद्रों के मध्य की दूरी क्या है, d है। ठीक है, अब ये जो सार्वत्रिक नियम है वो क्या कहता है कि ब्रह्मांड के अंदर, प्रकृति के अंदर जो भी कण है, वस्तुएं हैं, पिंड हैं, जो भी है, ठीक है, जो भी कण है वो एक दूसरे को एक निश्चित बल से आकर्षित करते हैं। और वो जो बल है, जो इनके बीच में लगने वाला बल है, मान लीजिए F1 जो है दूसरे को इधर खींच रहा है और F2 ये है। ठीक है, या फिर आप सिंपल मान सकते हो कि इनके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वो कितना है, F है। ठीक है, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल कितना है, F है। ठीक है, तो ये जो F है, जो एक के सापेक्ष देखते हैं, जैसे मान लीजिए m1 m2 को खींच रहा है। ठीक है, तो m1 m2 पर आकर्षण बल जो लगा रहा है, ये जो बल है दोनों पर सेम ही लगने वाला है। जितना m1 m2 को खींचेगा उतना ही m2 m1 को खींचेगा। ठीक है, तो चाहे हम किसी के द्वारा लगाए जाने वाले बल की बात कर लें, एक ही बात है। ये जो बल है वो समानुपाती होता है इन दोनों द्रव्यमानों के, यानी कि इनका जितना बड़ा द्रव्यमान होगा इनके बीच में बल भी उतना ज़्यादा ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ये खड़े हैं आप, ठीक है, ये खड़े हैं आप। ठीक है, आपके सामने थोड़ी सी दूरी पर पानी का गिलास पड़ा है, आप चाहते हैं कि वो पानी का गिलास उड़ के आए, तभी आपके दिमाग में एक चीज़ आती है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। आप क्या सोचते हो कि गुरुत्वाकर्षण के अंदर क्या होता है कि जब भी दो चीज़ों के अंदर द्रव्यमान है तो वो एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं। आपका कुछ द्रव्यमान है, बिल्कुल है, ग्लास के अंदर कोई द्रव्य है, तो इसका मतलब उसका भी द्रव्यमान है, उसका भी द्रव्यमान है, दोनों द्रव्यमान है। तो क्या आप यूं करके पावर लगा के कोई भी गिलास को अपनी तरफ खींच लाओगे क्या? नहीं खींच पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपके और ग्लास के बीच में द्रव्यमान है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, फिर भी वो इतना प्रभावी नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है कि वो उसको खींच के ला सके। ठीक है, बल तो लग रहा है लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है कि वो उसको खींच के ला सके। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आपका और ग्लास का द्रव्यमान बहुत कम है, आपका और ग्लास का द्रव्यमान बहुत कम है। यही आप एक काम कीजिए कि एक बक्से पर चढ़ जाइए और नीचे जो है कूद जाइए। क्या आप ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे? सिंपल सी बात है, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, नीचे ही तो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, पृथ्वी हमें खींच रही है। पृथ्वी किससे खींच रही है? गुरुत्वाकर्षण। तो पृथ्वी तो खींच रही है लेकिन हम नहीं खींच पा रहे। इसका कारण क्या है? इसका कारण बेसिक है कि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो किसके समानुपाती होता है? द्रव्यमान के। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका बल ज़्यादा तो वो खींच लेगा। आपका और मेरा बल इतना ज़्यादा नहीं होगा तो हम खींच नहीं पाएंगे। समझ में आ गई? ठीक है, यानी कि F जो है वो समानुपाती होता है M1 के, F जो है वो समानुपाती होता है M2 के, यानी दोनों द्रव्यमानों के समानुपाती होता है। ठीक है,
लेकिन जैसे जैसे इन दोनों के बीच में दूरी बढ़ती जाएगी ये जो फोर्स है वो कम होता जाएगा, यानी कि ये जो बल है जो इन दोनों के बीच में पाया जा रहा है वो इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सीधा दूरी के नहीं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो F जब भी व्युत्क्रमानुपाती लगाओ तो जिस चीज़ के व्युत्क्रमानुपाती है उसको 1 के बट्टा में लिखना है। ठीक है, कि R, ये तो हो गई R। ठीक है, इसका व्युत्क्रम यानी कि इसका 1/r, समझ आया। ठीक है, कि R का मतलब R है, R का व्युत्क्रम लेना है तो क्या करते हैं 1/r ले लेते हैं। जैसे 2 है तो 2 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/2, समझ आ गया। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती है इसका मतलब क्या हो गया, समानुपाती का मतलब सीधा उसके समान अनुपात में, m बढ़ेगा तो f बढ़ेगा, m2 बढ़ेगा तो f बढ़ेगा। लेकिन व्युत्क्रमानुपात का मतलब इसका उल्टा, और r के व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, r² के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, यानी r गुणा r, स्क्वायर का मतलब समझते हो ना, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो सार्वत्रिक नियम एक बार फिर से बता दूं, क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपने 2 कोई द्रव्यमान ले लिए, उनके बीच में d डिस्टेंस ले ली, तो उनके बीच में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो उन दोनों द्रव्यमानों के तो समानुपाती होगा। उनके बीच की जो दूरी है, सॉरी हमने दूरी जो वो d ली है तो हम d² लेंगे। ठीक है, उनके बीच की जो दूरी है इस दूरी का वर्ग ले लो, d² ले लिया, इसके व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/d² के समानुपाती होंगे। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हो गया 1 के बटा में। ठीक है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब इन तीनों को हम एक साथ लिख दें, तीनों को एक साथ लिख दिया, F समानुपाती m1 m2 और बटा में क्या आ जाएगा, ये 1/d² है तो ये बटा में आ जाएगा d²। ओके, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, जब भी समानुपाती का जो निशान है वो हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक लगता है। ठीक है, यहाँ पर एक नियतांक लगता है, तो जब हम समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो यहाँ पर बराबर लगेगा, और इसको हटाया तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक नियतांक लगेगा जिसको क्या कहेंगे, g कहेंगे। ठीक है, अब m1 m2 बटा d², m1 m2 बाय d², सॉरी स्क्वायर कहाँ लगा दी, m2। ठीक है, सो F इज इक्वल्स टू g m1 m2 बटा d² है। ये हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण बल। चाहे आपको कोई भी 2 पिंड दे दे, उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल अगर बोल दे तो उनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, g m1 m2 बटा में d। ठीक है, अब आपसे एक एक चीज़ में अगर पूछूं कि m1 क्या है, एक द्रव्यमान है, m2 क्या है, दूसरा द्रव्यमान, d क्या है, दोनों के मध्य की दूरी, लेकिन यहाँ पर g क्या है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि g जो है वो क्या है, g है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसका मान क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक को परिभाषित कीजिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक बताइए, सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि F जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसका मात्रक क्या होगा, तो लास्ट चैप्टर में आप पढ़ के आए थे बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अब गुरुत्वाकर्षण बल भी तो है तो एक बल ही ना, जब बल है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अपने जानते हैं, थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं किसके बारे में, जी के बारे में, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में। ठीक है, सार्वत्रिक नियम आपको समझ में आ गया। एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, F इज इक्वल्स टू क्या था, g m1 m2 बाई r², या d²। ठीक है, F बराबर g m1 m2 बटा में d²। ठीक है, ये होता है किन्हीं भी 2 मासेस है, किन्हीं भी 2 द्रव्यमानों के मध्य में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो चलिए अब हमें समझना है कि g जो है, ये जो g है यानी कि g जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, सो सबसे पहले हम कह देते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक वह बल है। परिभाषा कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक वह बल है। अब आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक बल कैसे हो सकता है, मैंने कह दिया कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक वह बल है
वह बल है। अब आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, F बराबर G हो सकता है। कब, जब आपका m1 m2 की वैल्यू 1 हो जाए। आप m1 की वैल्यू 1 रख दो, m2 की वैल्यू 1 रख दो, D की वैल्यू 1 रख दो, देखो जरा F की वैल्यू क्या आएगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 रखा, या 1 रखा, या 1 रखा, ठीक है। तो 1 इंटू 1 1 बाई 1 1, तो 1 इंटू G क्या हो जाएगा, सीधा G आ जाएगा, यानी F बराबर क्या हो गया, G। तो यहाँ पर चालाकी से हमने एक परिभाषा बना दी कि जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है वो बल के बराबर होता है अगर हम जो द्रव्यमान लें वो एकांक हो, ठीक है। एकांक द्रव्यमान जो है वो कहाँ पर स्थित हो, इकाई दूरी पर हो, ठीक है। कि इकाई द्रव्यमान जब एकांक दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही होता है जितना कि हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। तो हमने गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा सिंपल सी कह दी कि वह बल जो लगता है किन के बीच में, जब m1 1 हो, m2 भी 1 हो और बीच की डिस्टेंस भी 1 हो, तो उस समय पर लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, क्योंकि उस समय में G F के बराबर हो जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट हम समझने वाले हैं कि ये जो G है इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई, ठीक है। कि वह बल जो एकांक द्रव्यमानों या आप ये भी कह सकते हो इकाई द्रव्यमानों के मध्य में जब इकाई दूरी रख दी जाए तो उस समय जो बल होगा वही क्या कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो सिंपल सी बात कि उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के मध्य कार्य करता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इस G की वैल्यू, अब G की वैल्यू तो फिक्स है, ठीक है। तो ये जो G की वैल्यू है वो कितने के बराबर होती है, तो G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, यानी कि 6.67 गुणा 10 की घात -11, ठीक है। अब उसके आगे इसकी यूनिट निकालनी है, मात्रक निकालना है। तो मात्रक निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है, उसका फॉर्मूला निकालो, उसका फॉर्मूला बना दिया तो आगे जो भी चीज़ें होंगी उनके मात्रक रख देना, आपको इसका मात्रक पता चल जाएगा। अब आप कहेंगे इसका फॉर्मूला कैसे निकालना है, तो सिंपल सी बात है, ये जो G है इस G को यहीं रखो, ये जो G है इस G को यहीं रख दो, ठीक है। तो G इधर साइड में पड़ा है, इधर क्या था, इधर F पड़ा था, ठीक है। ये बटा में D² है, जब ये बराबर के इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, इधर भाग में था, बराबर के इधर गुणा में जाएगा, यानी F इंटू D²। m1 m2 ऊपर थे यानी गुणा में थे, तो वो किधर आ जाएंगे, इधर भाग में आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको मुझे इन सभी के क्या बताने, मात्रक, ठीक है। इन सभी के मात्रक अगर आते हैं तो G का मात्रक निकालना एकदम आसान है, ठीक है। देखिए कैसे, F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो आप कह देंगे F का मात्रक है न्यूटन। D का मात्रक, D क्या होती है, दूरी, दूरी किस में मापते हैं, मीटर में। अब यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए क्या हो जाएगा, मीटर की भी क्या आ जाएगी, स्क्वायर, ठीक है, बटा में। M जो है वो किस में मापना है, द्रव्यमान, द्रव्यमान किस में मापना है, किलोग्राम में। किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या हो गया, किलोग्राम की स्क्वायर आ गई, ठीक है। यानी कि G जो है इसका मात्रक क्या आ गया, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर, इतना सिंपल सा। तो यहाँ पे लिख दोगे कि इसका मान तो है 6.67 यानी कि 6.67 गुणा 10 की घात -11, लेकिन उसके साथ मात्रक भी तो लगाना है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg²। यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ समझ में आ रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, समझ आया, गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है, ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है कि मुक्त पतन किसको कहते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे मुक्त पतन बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। मुक्त पतन, पतन का मतलब गिरना, मुक्त मतलब मुक्त रूप से, ठीक है। यानी कि आप इसको, कोई भी वस्तु है उसको पकड़ के नहीं गिरा रहे हो, उसको छोड़ा, अब वो मुक्त पतन हो रही है, यानी कि वो आराम से गिर रही है, ठीक है। जब वो आराम से गिर रही है तो वो गिर किस वजह से रही है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, ठीक है। सो यहाँ पे समझिएगा कि जब कोई वस्तु, मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग पर है, आप किसी बिल्डिंग पर है, ठीक है, आपके हाथ में कोई वस्तु थी, ठीक है, बॉल थी, सपोज बॉल थी, आपने बॉल थी आपके हाथ में, आपने छोड़ दिया, बॉल को यूँ छोड़ा, बॉल स्पीड से नीचे जाएगी, ठीक है। तो आपने उसको छोड़ा, बॉल नीचे आनी शुरू हो गई, ठीक है। तो ये है मुक्त पतन,
ये क्या कहलाता है? मुक्त पतन। कि जब कोई स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन जो है गति करती है, ये किसके अधीन नीचे आ रही है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे आ रही है। तो जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन नीचे आती है या गिरती है तो उसे क्या बोला जाता है? मुक्त पतन बोला जाता है। ठीक है, आपको फेंकना नहीं है। देखिए, फेंकने और छोड़ने में बहुत अंतर है। ठीक है, आपने छोड़ा तो आपने सिंपल छोड़ा, ठीक है, विरामावस्था में छोड़ दिया। और फेंकना यानी कि आपने उस पर कोई बल लगाया, आपने कोई बल नहीं लगाना, आपने केवल उसको छोड़ना है। छोड़ दिया तो उसको गुरुत्वाकर्षण बल अपने आप नीचे खींचेगा और इसी को हम क्या कहेंगे? मुक्त पतन कहेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए, जब मुक्त पतन होता है यानी कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ठीक है, तो नीचे की तरफ आ रही है यानी कि उस पर क्या हो रहा है? वेग में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर विरामावस्था में थी। सिंपल सी बात है। आप मुझे एक बात बताइए कि जब आप वस्तु को इस तरह से छोड़ोगे तो तब वो क्या होगी? रुकी हुई होगी। ठीक है, रुकी हुई होगी और उसके बाद वो नीचे आएगी। ठीक है, जैसे जैसे नीचे आएगी, क्या नीचे भी वो आराम से आपके हाथ में आ जाएगी? नहीं, जितनी ऊंचाई से आप फेंकोगे उतनी ज़्यादा स्पीड से नीचे आएगी। यानी कि वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। और जब भी वेग में परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब इस पर कोई ना कोई त्वरण लग रहा है। ठीक है, तो इस वस्तु का कुछ ना कुछ क्या होगा? त्वरण होगा। और वो जो त्वरण होगा, इस वस्तु का कुछ ना कुछ क्या होगा? त्वरण होगा, तभी तो इसके वेग में परिवर्तन कर रहा है। और ये त्वरण है किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन जब कोई वस्तु गिरती है तो उस वस्तु का जो त्वरण है वो क्या कहलाता है? वो त्वरण भी तो क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। और गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। कैपिटल जी आया था वो अलग चीज़ थी, ये स्मॉल जी है। ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। कि जब कोई वस्तु मुक्त पतन यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गिरती है तो उस पर कार्यरत जो त्वरण होता है क्या कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ठीक है, अब गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू क्या होती है ये बता दूं तो सिंपल सी बात, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये तो सिंपल है कि यूनिट आपको पता है मीटर बाय सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जी की यूनिट 9.8 और जो यूनिट है यानी कि मात्रक है वो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके आगे कि जब ये वस्तु नीचे आ रही है तो इस पर बल कितना लगेगा? बल कितना लगेगा? तो आपको एक चीज़ समझाई जाती है, कौन सी? कि बल का फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट चैप्टर 9वें चैप्टर में हम अभी अभी पढ़ के आए हैं। बल क्या होता है? सिंपल सी चीज़, द्रव्यमान गुणा त्वरण। किसी वस्तु का जितना द्रव्यमान है गुणा उसका त्वरण। मान लीजिए कि ये जो बॉल है, ठीक है, ये जो बॉल है इसका जो द्रव्यमान है वो स्मॉल एम है। ठीक है, सो यहाँ पर बल जो होगा एफ वो कितना लगेगा? स्मॉल एम इंटू त्वरण। जब ये नीचे गिर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण को किससे लिखते हैं? स्मॉल जी से। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है, ठीक है, आपने उसको छोड़ा है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब नीचे गिर रही है तो उस पर बल कितना कार्य करने वाला है? एफ बराबर एम जी। ठीक है, अब इस जी की वैल्यू आपको निकालनी है कि ये जी की वैल्यू आई कैसे और जी का फॉर्मूला क्या होने वाला है। कि हमने तो बता दिया कि जी का फॉर्मूला पृथ्वी के लिए कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन सूर्य के लिए अलग है, चांद के लिए अलग है, मंगल ग्रह के लिए अलग है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि जी का फॉर्मूला बता दो हमें। ठीक है, जी का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो देखिए ये है हमारा स्मॉल एम द्रव्यमान। ठीक है, जब पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी का द्रव्यमान मान लेते हैं कितना है? कैपिटल है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं? डी। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं? डी। ठीक है, अब ये हमारी वही बात हो गई कि ये है कोई द्रव्यमान m1 और ये है कोई द्रव्यमान m2, इनके बीच की दूरी d है। तो यहाँ पे बल कितना कार्य करेगा? F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बटा में डी स्क्वायर। यही तो करता था। यहाँ पे m1 m2 की जगह हमने क्या ले लिया? छोटा m और बड़ा m ले लिया। तो कोई बात नहीं, F क्या हो जाएगा? कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M बटा में इनके बीच की जो दूरी है यानी कि डी स्क्वायर। ठीक है, वही तो बात हो गई, सेम वही बात। ठीक है, अब देखिएगा कि ये जो बल है और ये जो बल है सेम ही तो है। ये बल और ये बल सेम ही तो है। ये बल भी कह रहा है कि ये नीचे कितने बल से आ रहे हैं और ये कह रहा है कि धरती कितने बल से खींच रही है। अब देखिए दोनों सेम ही तो है। कितना बल नीचे लग रहा है और पृथ्वी कितना लगा रही है, दोनों सेम ही तो है। पृथ्वी तो खींच रही है, कितना खींच रहा है और कितना लग रहा है, दोनों सेम ही तो है। ठीक है, अब देखिए ये जब दोनों सेम है तो इन दोनों की तुलना कीजिए। ये और ये इन दोनों को बराबर रखते हैं।
जी एम कैपिटल एम बटा में डी स्क्वायर बराबर एम जी। इस स्मॉल एम से स्मॉल एम को काट दूं, क्योंकि स्मॉल एम तो बॉल का द्रव्यमान यहाँ पे था, बॉल का ही द्रव्यमान यहाँ पे। तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या आ गई, तो आप देखेंगे स्मॉल जी की वैल्यू आ गई कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर, या इसको आप डी स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू आ गई, सॉरी बिल्कुल जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल जी एम अपॉन में डी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे जी क्या है, जी है हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक, स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, कैपिटल एम क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, डी क्या है, पृथ्वी और उस वस्तु के बीच की दूरी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और जब ये वस्तु पृथ्वी की सतह पे होगी, एक चीज़ बताइएगा, डी की अगर हम बात करें, यहाँ तक समझ आ गया, बेसिकली हमें ये निकालना था। ठीक है, बाकी आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा वीडियो को दोबारा से रिमाइंड करके देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि जब वस्तु काफ़ी ऊपर थी, ये धरती है, धरती से जब काफ़ी ऊपर थी तब तो आपने दूरी कह दी डी। ठीक है, लेकिन अगर कोई वस्तु है वो पृथ्वी के पास में ही पड़ी है, अगर कोई वस्तु है वो पृथ्वी के पास में ही पड़ी है, ठीक है, तो इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि लगभग वो पृथ्वी की जो त्रिज्या है, पृथ्वी की ये है, और पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पृथ्वी की जितनी त्रिज्या है उतनी ही है लगभग दूरी। ठीक है, क्योंकि ये तो केंद्र जो है वो वस्तु इतनी बड़ी थोड़ी ना होती है। मान लीजिए बहुत छोटी सी वस्तु है, छोटी सी वस्तु है तो उसका केंद्र भी तो धरती के पास ही होगा, तो केंद्र धरती के पास ही मान लेते हैं, तो इनके बीच में दूरी कितनी हो जाएगी, जितनी पृथ्वी की त्रिज्या है। तो यहाँ पे डी की जगह कैपिटल आर लिख सकते हैं, जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये हमें बताता है कि पृथ्वी की सतह के पास जो है कोई वस्तु का त्वरण कितना होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप कहेंगे कि अगर हमें मंगल के लिए पता करना है, चांद के लिए, सूर्य के लिए पता करना है, तो कोई इसमें हार्ड काम नहीं है, हार्ड बात नहीं है। एम पृथ्वी का था, यहाँ पे चांद का रख दो अगर चांद का निकालना है तो। आर पृथ्वी की थी, आपको चांद का निकालना है, आप आर चांद की रख दो। चांद का निकालना है तो सबको चांद की वैल्यूज रख दो, मंगल का निकालना है तो द्रव्यमान और त्रिज्या मंगल की रख दो, सूर्य का निकालना है तो द्रव्यमान और त्रिज्या सूर्य की रख दो। सिंपल सी चीज़। ठीक है, अब ये चीज़ जब हो गई तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि मुक्त पतन क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमारे बेसिक जो कंसेप्ट रहते हैं, इसके बाद के जो है कुछ एक न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, सो आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ एक न्यूमेरिकल्स और इसी चैप्टर के कुछ एक टॉपिक्स जो है आगे बचे हुए हैं, ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।